पागलपन प्यार की चैप्टर 31 इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करना। रुद्र प्रताप इस साहस और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुए। कंट्री में अकेले वॉल स्ट्रीट पर कई इन्वेस्टमेंट कंपनियां थीं। वे पैसे छापने वाली मशीनों की तरह थे। एक कारोबारी दिन में ट्रांजैक्शन की गई अमाउंट 20 अरब जितनी बड़ी थी। हाल के सालों में देश के भीतर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में रुचि भी बढ़ रही थी। हालांकि ट्रेडों को ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कंपनियों द्वारा कंट्रोल किया जाता था जो मिडलमैन के रूप में काम करते थे। उन्होंने इन फंडों में से ज़्यादातर को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजैक्ट किया, जिससे कस्टमर के कैश का आउटफ्लो बढ़ गया। जब रितिका ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने का आइडिया दिया तो यह आवेग में नहीं थी। उसने अमन सिंह के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया था और जानती थी कि वो एक फाइनेंशियल जीनियस था जिसने यूनाइटेड किंगडम से रॉयल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। इंटर्नशिप से लेकर डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने तक उसने इसे 3 साल के अंदर ही कर लिया था। अपनी कंट्री लौटने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ एक इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की और फर्म 2 साल के भीतर सफल हो गई। बेडलक, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में उनकी कंपनी की इन्वॉल्व के कारण जेल में डाल दिया गया था और हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। रितिका के लिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने के आइडिया के साथ आना मुश्किल नहीं था, जब उसे पता था कि उनके पास एक फाइनेंशियल जीनियस का सपोर्ट है। उसे यकीन था कि वे कंपनी के साथ बहुत सक्सेस हो सकते हैं। इस तरह की डिसीजन करने की क्षमता दिखाने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस, दूरदर्शिता और प्लानिंग होनी चाहिए। रितिका द्वारा पर्सनली अपॉइंट एक प्रोफेशनल लॉयर के रूप में रुद्र प्रताप ने उसे अपनी जिम्मेदारियों के भीतर अच्छी लीगल एडवाइस देने के लिए खुद को बंधा हुआ महसूस किया। मिसेस वर्मा, आपके लिए ओबरॉय लॉयर कॉरपोरेशन में एक वसीयत का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपकी उसे एक्सेप्ट करने का वेट कर रहा है। रितिका कंफ्यूज थी। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? आपकी माँ, मैडम सहर गुप्ता ने 24 दिसंबर 1995 को एक वसीयत का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, जिसमें ओबरॉय लॉयर निगम को इसका इंचार्ज अपॉइंट किया गया। वसीयत में उसने कहा था कि आप उनकी सभी प्रॉपर्टी की वारिस होंगी, जिसमें बचत, इनमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक और शेयर शामिल हैं। हालांकि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आप उन्हें नहीं पा सकते हैं, रुद्र प्रताप ने उसे समझाया। रितिका हौंफने लगी। 24 दिसंबर 1995 की बात है जब उसकी मां लगभग 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने डिलीवरी से कुछ महीने पहले वसीयत का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दादी की मौत डायस्टोसिया से हुई थी, इसलिए वह? रितिका इमोशनल हो गईं। 24 दिसंबर को क्रिसमस से पहले की नाइट थी। इस दिन अपनी वसीयत का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने वाली मां को ऐसा लग रहा था कि वह रितिका को अपनी तरफ से एक अच्छा आशीर्वाद देने की उम्मीद कर रही है। क्या प्रिया जैन को इस वसीयत के बारे में कुछ भी पता है? रितिका ने पूछा। रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया, उसे इसकी जानकारी नहीं है। ओबरॉय लॉयर कॉरपोरेशन वसीयत को तब तक सीक्रेट रखेगा जब तक कि वारिस की असली पहचान साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट न आ जाए। रितिका ने तुरंत सिचुएशन को समझ लिया। जब प्रिया वर्मा फैमिली में लौटी तो उसने कोई डीएनए टेस्ट नहीं किया। इसलिए ओबरॉय लॉयर कॉरपोरेशन के पास उसके टेस्ट रिजल्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं था और इसलिए वह उसे वसीयत के होने के बारे में नहीं बताएगी। उस मामले में मैं मनी का यूज़ कैसे कर सकता हूँ? ये लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट थी। उसने यह नहीं पूछा कि क्या वह पैसे का यूज़ कर सकती है। इसके बजाय उसने इस सवाल को छोड़ दिया और सीधे पूछा कि उसके पास पैसे का यूज़ करने के लिए क्या रास्ते थे। वह रुद्र प्रताप के इशारों को समझ सकती थी कि उसके पास इन फंडों तक पहुंचने के कुछ निश्चित तरीके थे। उन्होंने खांसते हुए उत्तर दिया, हालांकि इच्छा के अनुसार अब आप पैसे तक नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ कमियां हैं। आप लोन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी और शेयरों को बैंक को गिरवी रख सकते हैं। कागजी कार्रवाई में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। रितिका ने खुली आंखों से उसे थैंक्स दिया। आपकी मदद के लिए थैंक्स, अटॉर्नी प्रताप। उसने महसूस किया कि किसी भी बुक को उसके कवर से कभी मत आंकना का क्या मीनिंग है।
सख्त दिखने वाले अटॉर्नी प्रताप उसे सिखा रहे थे कि कानून की कमियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। रुद्र प्रताप ने अपने झुके हुए चश्मे को सेट किया। ये वसीयत 15 साल पहले बनाई गई थी। हमें प्रॉपर्टी के वैल्यू का फिर से रिवैल्यूएशन करने की जरूरत होगी, इसलिए इसमें कुछ टाइम लग सकता है, उन्होंने कहा। रितिका ने बात को एक्सेप्ट किया। मैं आपकी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे एक कंप्लीट कमर्शियल प्रपोजल की एक कॉपी की जरूरत होगी। बैंक से लोन लेते टाइम ये यूजफुल होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर वहाँ कुछ और होगा है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, रुद्र ने कहा। रितिका मुस्कुराई। मैं इसे जल्द ही पूरा कर दूंगी। रुद्र प्रताप के सपोर्ट ने उसे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। उसने सोचा कि अमन सिंह की इन्वेस्टमेंट कंपनी उसकी पिछली लाइफ में कितनी सफल रही थी। ये वर्ल्ड लेवल पर जानी मानी कंपनी थी और बिजनेस इंडस्ट्री में अपनी तरह की लीडिंग कंपनी थी। इसकी पॉलिटिकल रिसोर्सेज तक भी पहुंच थी और यह 15 बिलियन US$ तक का मैनेजमेंट कर रहा था। इस प्रकार ये दुनिया की टॉप 10 इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक बन गई। रुद्र प्रताप उठ खड़ा हुआ और जाते हुए बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मैं एक कदम उठाना चाहता हूं और उन मामलों पर काम करना शुरू करना चाहता हूं जिन पर हमने पहले डिस्कस की है। रितिका भी उठ खड़ी हुई। लॉयर प्रताप, मुझे आपके साथ दरवाजे तक जाने दो। रुद्र प्रताप को भेजने के बाद रितिका लिविंग रूम में वापस लौट आई। उसने अमन से कहा, मैं इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। जहाँ तक उस प्रपोजल के बारे है जिसका मेंशन अटॉर्नी प्रताप ने पहले किया था, मैं वह तुम पर छोड़ती हूँ। और क्योंकि मैं अभी 18 साल की नहीं हूँ, हम अभी तुम्हें कंपनी के डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट करेंगे। जब मैं 18 साल की लीगल एज तक पहुँच जाऊंगी तो हम इसमें संशोधन करेंगे। उस पर उसके अटूट यकीन ने उसे सराहा, लेकिन साथ ही साथ दबाव भी डाला। रितिका, कंपनी बनाने में कोई जल्दी नहीं है। तुम जानती हैं कि मेरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है और मैं हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। इन्वेस्टमेंट करियर में एक इंसान का कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे पैसे खो न दूं। जब अमन अभी अभी जेल से रिहा हुआ था और उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे नाता तोड़ लिया था, जब भी किसी ने उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में सुना तो वे तुरंत उसे अलग तरह से देखने लगे। उन्हें बस एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं था। रितिका ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास एक साफ नज़र है और मैं जानती हूँ कि मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ। मैं इस तरह की बेमतलब की चिंताओं से प्रभावित नहीं होऊंगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ हो। एक इन्वेस्टमेंट फर्म मेरे लिए अपनी प्रॉपर्टी जमा करने के लिए सिर्फ एक कदम है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सक्सेस होने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेंगे। अमन उसकी एम्बिशन से चकित था, परंतु रितिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या मेरी स्पीड इतनी तेज है कि इससे तुम्हें लगता है कि मैं बहुत जल्दी टारगेट पाना चाहती हूँ? अमन ने सिर हिलाया। ऐसा ही मुझे लगता है। रितिका हंस पड़ी। तुममें और मुझमें यही अंतर है। तुम एक लो लेवल वाली फैमिली से आते हो और एक असाधारण जीवन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करके खुद को साबित करना पड़ता है। आज से तुम भी अपने एफर्ट्स से सक्सेस की ओर आगे बढ़ोगे। मेरे लिए, मैं वर्मा फैमिली से मिसेस वर्मा हूँ। जिस टाइम से मैं वर्मा फैमिली में लौटी, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एक अनइमेजिनेबल पर पहुँच गया। मैं खुद के फ्यूचर और करियर की प्लानिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का अच्छे से यूज़ करूंगी। अमन कड़वाहट से मुस्कुराया। वो सही थी। उसे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको जस्टिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। रितिका ने चाय की टेबल पर दोनों हाथों से खुद को ऊपर किया, अमन सिंह की ओर झुकी और उसकी आंखों में मजबूती से देखा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, क्या तुमने कॉन्फिडेंस है? उसकी आंखें एक साफ क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं, कंडिफेंस और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। वो उसकी आंखों के कांटेक्ट से बच नहीं सका। हाँ, उसने जवाब दिया। रितिका के होंठ एक स्माइल में धीरे धीरे उठे, जैसे वसंत ऋतु में बर्फ पिघल रही हो, और यह एक वार्मथ स्माइल में बदल गई, जैसे कि वसंत ऋतु में खिले हुए फूल। मैं जानता था, मैंने अपना भरोसा सही इंसान पर रखा है।
तुम्हें केवल अपने एम की ओर बढ़ने पर ध्यान फोकस करने की जरूरत है और बाकी सभी मामलों को मुझ पर छोड़ देना चाहिए। सक्सेस पाने के अलावा तुम्हें कोई और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी वार्म स्माइल से वो अपने शरीर के अंदर एक्साइटमेंट को महसूस कर सकता था। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, बढ़िया। रितिका ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। हम जरूर ही सफल होंगे। 32 अटॉर्नी नील कपूर से मिलना। एक इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू करने का डिसीजन लेने के बाद रितिका ने इसमें अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए और जाने की मांग की। फाइनेंशियल जीनियस अमन सिंह की हेल्प से यह उसके लिए बहुत आसान हो गया। रुद्र प्रताप ने उसकी मां की सारी प्रॉपर्टी और स्टॉक का रिवैल्यूएशन भी किया। इनकी कीमत लगभग 50 मिलियन थी। अमन सिंह ने भी उसे निराश नहीं किया। उसने 3 दिनों के अंदर कॉमर्शियल प्रपोजल को पूरा किया। यहाँ तक कि रुद्र प्रताप ने भी तारीफ करते हुए कहा कि प्रपोजल अच्छी तरह से किया गया था। रुद्र प्रताप इस प्रपोजल के साथ बैंक से लोन ले लिए अप्लाई कर सकता था। हालांकि कागजी कार्रवाई थकाऊ थी, क्यों येफान के पास सब कुछ नियंत्रण में था। चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थीं जैसा कि वेन शिन्या ने उम्मीद की थी। आइए कंपनी का नाम लेनक्स इन रखते हैं, रितिका ने सजेस्ट किया। अपनी पिछली लाइफ में अपनी वापसी के बाद अगले 25 साल वर्मा फैमिली में बिताए, वह अभी भी स्ट्रीट गैंगस्टर रिया आहूजा ही थीं। हालांकि उसका नाम बदलकर रितिका वर्मा रखा गया था, लेकिन वह अगले 25 सालों के लिए रिया आहूजा थी। इस लाइफ टाइम में वह केवल रितिका वर्मा हो सकती है। वह इस लाइफ टाइम में फ्री और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस को यूज करना चाहती थी। अब उन्हें बिजनेस का एड्रेस और कंपनी का रजिस्ट्री तय करनी थी। रितिका ने मैप पर सिटी के अंदर एक जगह की ओर इशारा किया। ये हमारी कंपनी की जगह होगी। अमन ने मुंह मोड़ लिया। यह एरिया वेस्ट कोस्ट के पास है और थोड़ा दूर है। मुझे लगता है कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया में हमारी कंपनी को एस्टेब्लिश्ड करना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। रितिका मुस्कुराई लेकिन चुप रही। हालांकि यह एक दूर स्थित जगह थी, वह जानती थी कि सरकार अगले साल मई में पूर्व पश्चिम रेल लाइन के निर्माण के लिए एक नया प्रोजेक्ट का अनाउंस करेगी। रेलवे स्टेशनों की यह नई लाइन वेस्ट कोस्ट एरिया में जमीनों की वैल्यू काफ़ी बढ़ाने में मदद करेगी और लगभग इसे सोने की भूमि में बदल देगी। और इस नई रेल लाइन के साथ साउथ एरिया को जोड़ने वाले एरिया में नई बिजनेस बिल्डिंग की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उसने जिस जगह की ओर इशारा किया वह वेस्ट और साउथ एरिया के बीच का भाग था, जो निकट फ्यूचर में गोल्डन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। रितिका उम्मीद कर रही थी कि अमन वेस्ट कोस्ट एरिया में ज़मीन का खरीदने के लिए उसके लिए जल्दी से ज़रूरी अमाउंट इकट्ठा कर सकती है ताकि वह वैल्यू में होने वाली ग्रोथ से प्रॉफिट उठा सके। अमन सिंह ने उसके हाव भाव को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ऐसा जानती थी जिसके बारे में वह नहीं जानता था। उसने हैरानी से पूछा, हमारे पास काफ़ी पैसा है, हम एक बेहतर जगह क्यों नहीं चुनते? रितिका ने उसे सीरियसली से देखा। अमन सिंह, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इससे सिटी के विकास में मदद मिलती है। एक विकासशील शहर का सब्जेक्ट सुविधाजनक और किफ़ायती है। अमन शो नहीं था। उसने फिर से मैप को करीब से देखा। उसकी बातों में एक छिपा हुआ मीनिंग लग रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। ये बहुत बुरा था कि उसके पास रितिका की तरह फ्यूचर की भविष्यवाणी करने की पावर नहीं थी, जिसे रिबर्थ का मौका दिया गया था। अब जबकि कंपनी का अधिकांश काम सेटअप हो चुका था, रितिका को राहत मिली। नई कंपनी के बारे में मैं इसे मैनेज करने का काम तुम पर छोड़ दूंगी। कल ग्रपी मैसूर सिटी से वापस लौटेंगे। जब वह वापस आएंगे तो मेरा सीखने का शेड्यूल पूरा हो जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं होगा। यदि तुम्हारे पास लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो तुम रुद्र प्रताप से पूछ सकते हो, उसने कहा। अमन ने सिर हिलाया। प्लीज परेशान ना होए, मैं बाकी कामों का ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। अमन के चले जाने के बाद रितिका रेयान को बताने के बाद ओबरॉय लॉयर कॉर्पोरेशन चली गई। उसने एक दूसरे वकील से मिलने का टाइम सेट किया था जिसे रुद्र प्रताप ने 2 बजे बताया था।
रितिका 2 बजे से पहले 10 मिनट ओबरॉय लॉयर कॉर्पोरेशन पहुंची। हेलो, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा। रितिका ने जवाब दिया, मैं अटॉर्नी कपूर, नील कपूर की तलाश कर रही हूँ। मेरा उनके साथ 2 बजे का अपॉइंटमेंट है। प्लीज थोड़ी देर वेट करें। मैं अभी उनसे पूछकर बताती हूँ। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हैरान हुई। अटॉर्नी कपूर कोई सिंपल लॉयर नहीं थे। वो एक फेमस और काफी ज्यादा मांग वाले लॉयर थे और उनके कस्टमर भी बहुत ही कम ऐसे थे जो उनके साथ मीटिंग कर पाते थे। रितिका ने सिर हिलाया। उसने इस अटॉर्नी नील कपूर के बारे में सुना था, ये जानते हुए कि वो ओबरॉय लॉयर कॉर्पोरेशन के टॉप 4 लॉयर में से एक थे और उन्हें क्रिमिनल एक्टिविटीज में स्पेशलिटी हासिल थी। उनका एक भी केस न हारने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था और इंडस्ट्री में उनकी काफी नाम था। रिसेप्शनिस्ट ने फोन काट दिया। हेलो मिसेस वर्मा, अटॉर्नी कपूर अब अवेलेबल है। चलिए मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 4 का रास्ता दिखाती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने रितिका को एस्केलेटर के जरिए तीसरी मंजिल तक पहुंचाया। इसके बाद वे कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 4 पर पहुंचे। नील कपूर पहले से ही मीटिंग रूम में अपने हाथों में डॉक्यूमेंट का ढेर लेकर उसका वेट कर रहे थे। मीटिंग रूम में धीरे धीरे चलने से पहले रितिका ने 2 बार हल्के से दरवाजा खटखटाया। बैठिए। नील कपूर डॉक्यूमेंट को देखने में बिजी थे और उसने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। दूसरों के लिए वे उसे घमंडी और अजीब हो सकते हैं, लेकिन जहां तक रितिका का सवाल है, वह महसूस कर सकती थी कि उसे खुद पर गर्व है और वह अपने काम के लिए सीरियस है। वह गोल टेबल की तरफ चली और बैठ गई, फिर बेतरतीब ढंग से शेल्फ से एक लॉ न्यूज उठाए और पढ़ना शुरू कर दिया। आप क्या पीना चाहेंगे? नील कपूर ने अपने हाथों में डॉक्यूमेंट को पलटते हुए पूछा। प्लीज चाय दीजिए, थैंक्स। रितिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नील ने गोल टेबल के ऊपर फोन पर इंटरकॉम बटन दबाया। राजू, मेरे लिए एक कप गर्म चाय ले आओ। नील कपूर 2008 के दौरान हुई एक पार्टनरशिप कंपनी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की फाइल देख रहे थे। यही कारण था कि रितिका यहाँ आई थी। नील कपूर 30 की उम्र के आसपास का था। वह काफी अच्छा दिखने वाला था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें छाती के स्तर पर 2 बटन बिना बटन के थे, जिससे उसकी हल्की सांवली रंग की स्किन का पता चलता था। उसकी शर्ट के बाजू कोहनी तक मुड़ी हुई थी और उसकी बाजुओं की नसों को भी अच्छे से दिखा रही थी। ये सब उसकी पर्सनैलिटी के अट्रैक्शन को शो कर रही थी। नील ने फाइल को टेबल पर रख दिया। मैंने केस को पढ़ा है और इसकी ध्यान से स्टडी की है। इस केस को फिर से सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं उनसे ज़्यादा जानने के लिए मैन पार्टी को देखना चाहता हूँ और शायद मुझे नए सबूत भी मिलें। थैंक्स अटॉर्नी कपूर, मेरी मदद करने के लिए राजी होने के लिए। क्या डिप्लोमेटिक जवाब है। रितिका उसके लहजे से पता लगा सकती थी कि वो मामले को उठाने के लिए बहुत एक्साइटेड नहीं था। इतने छोटे से मामले के लिए उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। जिस कारण से वह ऐसा करने के लिए राजी हुआ, वह शायद रुद्र प्रताप के लिए गुडविल से बाहर था। मैं जानना चाहता हूँ, इस मामले पर तुम्हारे क्या विचार हैं? नील ने सीधे उस लड़की की आंखों में देखा, जो केवल 15 साल की थी। उससे पहले रुद्र प्रताप से पता चला था कि वह एक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट करने के लिए अमन सिंह के साथ काम कर रही थी। इसलिए उसने अमन सिंह के क्रिमिनल रिकॉर्ड को मिटाने में हेल्प की उम्मीद करते हुए अमन सिंह की ओर से अपील करने के लिए उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। सच कहूं तो उन्होंने इस लड़की के डिसीजन लेने की क्षमता और दृढ़ निश्चय की तारीफ की। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, वह थी वर्मा फैमिली की लापता पोती और ओल्ड मास्टर गुप्ता की एकमात्र पोती के रूप में उसकी आइडेंटिटी। वह ओल्ड मास्टर गुप्ता की भी बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वह रितिका पर एहसान करने के लिए राजी हो गया था। मुझे केवल ये जानने की जरूरत थी कि क्या अमन सिंह बेकसूर था। मैं जानती हूँ कि अटॉर्नी कपूर कोई है जो अपने मोरल्स पर कायम है। आप लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी का यूज़ करके किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। दूसरे शब्दों में, नील कपूर का भी मानना था कि अमन सिंह बेकसूर था, इसलिए वह मामले को उठाने के लिए राजी हो गए।
वह जरूरी ही अपना बेस्ट शो करेगा और इस तरह का एक छोटा सा मामला उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। रियल में मामले पर उसकी राय बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वो रुद्र प्रताप से पहले मिला था तो वो ये जानने को एक्साइटेड था कि वो इस टीनेजर लड़की की मदद करने के लिए क्यों राजी होगा जो केवल 15 साल की थी। ये केवल प्रताप फैमिली और गुप्ता फैमिली के रिलेशन पर तो बेस्ड नहीं था। रुद्र प्रताप ने उसे बताया कि यह लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और उसके साथ काम करना दिलचस्प था। 33 इंक स्लैब पर इंक पीसने का तरीका। बैंक ने अगले ही दिन उनके लोन को मंजूरी दे दी थी। लोन की अमाउंट 30 मिलियन थी। रितिका, रुद्र प्रताप और अमन सिंह के साथ बैंक गई और कागजी कार्रवाई को खत्म किया और सही ढंग से सारी अमाउंट को ग्राम्पी के नाम से रजिस्टर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रुद्र प्रताप की मदद से कंपनी को स्टेबलाइज करना एक तरह की हवा थी। तुम किस बारे में सोचे जा रही हो? अगर तुम इसे ऐसे ही पिसती रही तो इंक खराब हो जाएगी। रेयान ने राइटिंग ब्रश को मेज पर रखा और अपनी नज़र उस पर फोकस की। तुम किस बारे में सोचे जा रही हो? अगर तुम इसे ऐसे ही पिसती रही तो इंक खराब हो जाएगी। रेयान ने राइटिंग ब्रश को मेज पर रखा और अपनी नज़र उस पर फोकस की। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि कुछ दिनों पहले उनकी डिस्कशन की बात क्या थी, उसने अनुमान लगाया था कि कुछ चल रहा था, क्योंकि वह हाल के दिनों में रुद्र प्रताप और अमन सिंह के साथ अक्सर मिल रही थीं। रेयान ने अमन सिंह के बारे में जांच की थी और वह उसका बैकग्राउंड जानता था। उसके साथ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने के उसके इरादे का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। एक बार फिर रितिका के डिसीजन लेने वाले तरीके ने रेयान को इफेक्ट किया था और अपनी नज़र में कामों को अच्छे से करने के तरीके में कैपेबल थी। वो एक स्ट्रीट गैंगस्टर से एक बिजनेस वुमेन बनने के इरादे को देख सकता था, जिसकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने के माध्यम से अपना खुद का फाइनेंशियल करियर बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा थी। मेरे लिए एक इंक स्लैब को खराब करना कैसे पॉसिबल है? तुम मेरे साथ मुश्किल हो रहे हो। रितिका ओबरॉय लॉयर कॉरपोरेशन में अपनी पिछली मीटिंग के बारे में सोच रही थी। जब उसने रेयान की बात सुनी तो वह अपनी अचंभे से बाहर गई और अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया। रेयान चुप रहा। उसने शेल्फ से एक और इंक स्लैब लिया, उस पर थोड़ा सा पानी डाला और सही मात्रा में ताकत के साथ पीसना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपना कैलीग्राफी ब्रश उठाया और कागज के एक टुकड़े पर रितिका वर्ड लिखना शुरू कर दिया। इसे ध्यान से देखो। रेयान चुप रहा। उसने शेल्फ से एक और इंक स्लैब लिया, उस पर थोड़ा सा पानी डाला और सही मात्रा में ताकत के साथ पीसना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपना कैलीग्राफी ब्रश उठाया और कागज के एक टुकड़े पर रितिका वर्ड लिखना शुरू कर दिया। इसे ध्यान से देखो। कैलीग्राफी फॉन्ट में रितिका वर्ड कागज पर शानदार ढंग से दिखाई दिया। ये सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण था। इस तरह के एक्सप्रेसिव और सामंजस्य भरे स्ट्रोक के साथ अपनी अच्छी राइटिंग के साथ यूनिटी में रेयान अपने स्ट्रोक में हार्डनेस शो करने में कैपेबल था, जो कि राइटिंग फॉन्ट को रिप्रेजेंटिव करता था। ग्रापी ने पहले भी इसके बारे में बताया था। राइटिंग फॉन्ट वह था जो राइटर के बिहेवियर को सबसे सही ढंग से पेश कर सकता था। उसे अपने ब्रश स्ट्रोक पर दिमाग के पूरे ध्यान के साथ फोकस करना था। फॉन्ट पतला था लेकिन बांस की तरह सुंदरता दिखाते हुए स्ट्रॉन्ग था। जब उसने राइटिंग के बारे में सीखना शुरू किया तो ग्रापी ने उससे पूछा कि वह किस फॉन्ट से शुरुआत करना चाहेगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश राइटिंग फॉन्ट चुना। तुमने क्या नोटिस किया? रेयान ने साफ रूप से पूछा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास राइटिंग का अच्छा टैलेंट है। तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। रितिका ने राइटिंग फॉन्ट में अच्छी तरह से लिखे गए वर्ड को देखा और चुपके से जलन महसूस की और जलन के साथ उसकी तारीफ की। मैं फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने 2 इंक स्लैब के इस्तेमाल के बीच कोई अंतर देखा है? रेयान ने अपने हाथ से उसके माथे को हल्के से थपथपाया। रितिका ने उसे करीब से देखा और तुरंत अंतर देखा। उसके द्वारा यूज की गई इंक स्लैब में लिखे गए वर्ड सुस्त थे। उसके स्ट्रोक में कोई ताकत नहीं थी और इंक की वजह से कागज भी गीला हो गया था।
जहाँ तक रेयान की इंक स्लैब से लिखे गए वर्ड की बात है, तो उसकी ब्लैक इंक चमक उठी और हर झटके में ताकत थी। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कागज पर कोई इंक नहीं फैली थी। ऐसा क्यों है? रेयान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इंक स्लैब पीसने के टैलेंट के पीछे भी बहुत नॉलेज है। तुम सीखना चाहती हो? हाँ, रितिका ने अपनी आंखों में चमक के साथ रेयान को देखा। आओ और मेरे पास खड़ी हो जाओ। रेयान ने हाथ हिलाया और उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसकी आंखें चमक उठी जैसे कि उसने आखिरकार वो हासिल कर लिया जो वह चाहता था। रितिका को अभी केवल एक स्लैब का इस्तेमाल करने के टैलेंट के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने उसके एक्सप्रेशन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जब उसने उसे हाथ हिलाया, तो वह तुरंत उसके पास गई और उसके पास खड़ी हो गई। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मम्मा, मैं तुम्हें केवल एक बार सिखाऊंगा और मैं चाहता हूं कि तुम पूरा ध्यान दो। रेयान ने अपने आखिरी 2 वर्ड्स पर जोर दिया। रितिका ने अपनी ईमानदारी शो की। मैं पूरा ध्यान दूंगी। अपनी स्माइल को गहरा करते हुए रेयान ने खुद को पीछे कर दिया और रितिका के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी चेस्ट को रितिका की पीठ पर रखा और वह पीछे से उसके बोनी फिगर को फील कर सकता था। रितिका को अचानक पीछे से गर्माहट फील हुई। इसने लगभग उसे दिल की धड़कन को बुरी तरह से बढ़ा दिया। उसने डर के साथ इसे सही करने के लिए एक तरफ हटने की कोशिश की। क्या तुम मुझे स्याही स्लैब का यूज़ करने का तरीका नहीं सिखाने जा रहे हैं? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? रेयान ने ब्रश पकड़े हुए उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ कि इसे ठीक से कैसे करना है ताकि तुम इसे सही से पीसने की स्पीड का एक्सपीरियंस कर सको। उसकी बात सुनकर रितिका ने राहत की सांस ली। हालांकि वह पीछे से उसके गले लगने से वो उसकी गर्माहट को महसूस करती रही और ऐसा लग रहा था कि वह पीछे की ओर झुकी हुई है, लेकिन वह पहले की तरह घबराई हुई नहीं थी। खुद के शरीर को आराम दो। तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है। इसे अपनी उंगलियों से नेचुरली तरीके से पकड़ें। रेयान अपनी पोस्चर ठीक करने में बिजी थी और मुस्कुरा रहा था। उसने एक हाथ से उसकी कमर को ठीक किया और दूसरे हाथ से उसकी बांह को थपथपाया। क्या ये सही है? रितिका ने अपने विचारों को अभी कंट्रोल किया। उसने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया और उसके अनुसार खुद को एडजस्ट किया, हालांकि उसे पूरी तरह से पता नहीं था कि वो उसे उस पोस्चर में करीब से गले लगा रहा था। रेयान ने उसकी कमर को हाथ से पकड़ना जारी रखा, इंक स्लैब पर पीसने के टाइम अपने हाथ से यूज गाइड किया। ताकत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न तो ज़्यादा और न ही कम। इसे सही तरीके के साथ करो, जल्दबाजी मत करो। श्योर कर कि इंक सभी जगह सेम तरीके से फैली हुई है। उसकी गर्म सांस उसके कानों के पिछले हिस्से पर पड़ी। इसने उसके थॉट्स को वाइल्ड बना दिया। उसकी बारी और मैनली वॉइस सीधा उसके कानों में पड़ी। वो लगभग उसकी जीभ की स्पीड को फील कर सकती थी, हर एक वर्ड के साथ उठाना, कल करना और दबाना। उसकी पीठ से, वो उसकी छाती से उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकती थी। रितिका के दिल की स्पीड अचानक से बढ़ गई। यह अजीब लगा, मानो वह उसके साथ छेड़खानी कर रहा हो। उसने सोचा। रितिका ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और चुपके से उसकी ओर देखा। उसने अपनी नज़र को उनके हाथों पर कर दिया था जो एक दूसरे के ऊपर थे। अपने हाथों को सही गति में गाइडेंस करने पर अपना ध्यान करते हुए उसे सही तकनीकों को समझने को कोशिश की। वो इतना सीरियस लग रहा था कि इसने रितिका को अपने दिमाग को वाइल्ड तरीके से चलाने के लिए खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वह ध्यान लगाने से भटक गई। उसने तुरंत अपना ध्यान लेसन की ओर लगाया। ये देखते हुए कि उसका ध्यान हट गया था, रेयान ने एक गहरी सांस छोड़ दी और जिससे उसे रितिका की हल्की फ्रेगनेंस को सूंघा। अब वो खुद भी माइंड फोकस नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी हथेली पसीने से तर है। क्या तुमको गर्मी लग रही है? रितिका ने अचानक पूछा। उसकी एक बड़ी हथेली थी, उसकी लंबी उंगलियों पर अच्छी तरह से फीचर लाइंस थीं। उसकी हथेली की हार्ड स्किन उसके हाथ के पिछले हिस्से की सॉफ्ट स्किन से हल्के से ब्रश कर रही थी। उसकी दोनों हथेलियां पसीने से गर्म हो रही थीं और अनजाने में एक्साइटेड हो गई थीं। रेयान अचानक अपने होश में आया और जल्दी से उसने उसका हाथ छोड़ दिया।
फिर वह सीरियस वे में बोला, अब जब तुम जानती हो कि इंक स्लैब का बढ़िया यूज़ कैसे किया जाए, तो तुम्हें बस और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इंक की स्लैब पर इंक को पीसने की इम्पोर्टेंस को कम मत समझो। इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस और तकनीकों की ज़रूरत होती है। रितिका ने रेयान के वर्ड्स से स्ट्रॉन्गनेस को महसूस किया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं अब समझ गई। इससे पहले कि रितिका कुछ रिएक्ट कर पाती, रेयान ने अचानक अपना एक हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ाया और उसकी पोस्चर को ठीक करने के लिए उसकी कमर को थोड़ा सा धक्का दिया। उनके शरीर एक बार फिर से साथ में चिपके हुए थे। इंक स्लैब पर पीसने के लिए सही तकनीक और सही पोस्चर की जरूरत होती है। 34 अमित रायचंद। रितिका अगली दोपहर 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचने में कामयाब रही। ग्रापी की फ्लाइट अगले 30 मिनट में आने वाली थी। वह वीआईपी लाउंज में इंतजार कर रही थी, कांच की खिड़की से बाहर देख रही थी। एक हवाई जहाज डिपार्चर हॉल के बाहर रनवे से उड़ान भरने ही वाला था। एक बार जब यह जमीन से ऊपर उठ गया, तो ये तिरछे आकाश की ओर उड़ गया और धीरे धीरे बादलों में गायब हो गया और जमीन से केवल इसकी परछाई दिखाई दे रही थी। मॉम, ये सच है कि मैं एक दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया हूँ। मैं मौज मस्ती करने के लिए बाहर नहीं गया था। यह एक अधीर आवाज से आई थी जो जवानी के कारण थोड़ी खुरदरी लग रही थी। हालांकि यह मर्दाना लग रही थी और वास्तव में काफी अट्रैक्टिव थी। उस आवाज ने रितिका को पकड़ लिया। वह एक्साइटमेंट से लड़के को कुछ दूर से देखने के लिए मुड़ी। उसके छोटे बाल क्रीम और चमकीले पीले रंग में रंगे हुए थे, जिसके कुछ बाल उसके माथे और आंखों को थोड़ा ढके हुए थे। उनकी बादाम के आकार की आंखें थीं। उसके बाएं कान के बाहरी लूप पर 7 कलर ब्लैक, सिल्वर, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और मैजेंटा से झिलमिलाते कान के स्टड की एक लाइन थी, जो आगे उनके यंग और गुस्से वाले कैरेक्टर को शो करता है। रितिका की नज़र अचानक धुंधली हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी याद में ऐसा ही कैरेक्टर किसी और लड़के के कैरेक्टर से मेल खाता था। इस साल उसकी एज लगभग 17 साल होनी चाहिए। उन 4 सालों के दौरान वह उसके छोटे से लाइफटाइम में उसके साथ था, और यह एकमात्र वारमथ थी जिसे वह याद कर सकती थी। मॉम, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं, तो मैं आपसे बात करने के लिए किसी को लाऊंगा। अब तक यंग लड़का बहुत ही अधीर हो चुकी थी। वह अभी भी अपना फ़ोन पकड़े हुए था और मदद के लिए किसी की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसने रितिका को देखा। इस लड़के ने जिस तरह से उसे देखा वह अजीब था। वह मिक्सड फीलिंग के साथ भरा हुआ था। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे, उसने उसे देखते हुए एक वार्म स्माइल दी, जैसे कि वे एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हों। बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के वह इस लड़का लड़की के पास आ गया और कहा, अरे, इस कॉल का जवाब देने में मेरी हेल्प करो। रितिका ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अपने आंसू पोंछे और उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। लाइन के दूसरी तरफ कुछ मिनटों की आवाज़ थी। फिर उसने रिप्लाई दिया, ये सच में हवाई अड्डे का वीआईपी लाउंज है। मैं भी यहाँ किसी को लेने आई हूँ। लगभग 10 मिनट की बातचीत के बाद लाइन के दूसरी तरफ के इंसान ने आखिरकार उसे लड़के को फ़ोन वापस करने की परमिशन दी। रितिका ने फ़ोन पर कुछ नंबर डालने के बाद उसे वापस पास कर दिया। लड़के ने फ़ोन ले लिया, राहत महसूस की और कहा, मॉम, क्या अब आप मुझ पर यकीन करती हैं? दूसरे छोर से ज़्यादा आवाज़ के बाद लड़के ने आखिरकार अधीरता से फ़ोन को काट दिया। रितिका ने जलन से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अच्छी है। लड़ने ने अपने बालों में हाथ से कंघी करते हुए जवाब दिया, वह हमेशा मेरे मामलों में इंटरफेयर करती है। ये बहुत ही परेशान करने वाला है। रितिका का चेहरा उदास हो गया। मेरे पास बहुत छोटी एज से शुरू होने से ही माँ नहीं थी। मुझे नहीं पता कि माँ के होने पर कैसा फील होता है। वह लड़का कुछ देर तक अपना हाथ थपथपाता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तब उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स नहीं बोला था। अरे हाँ, तुमने पहले जो किया उसके लिए थैंक्स। मेरा नाम अमित रायचंद है। तुम्हारा क्या नाम है? रायचंद फैमिली सिटी में एक फेमस आर्मी फैमिली थी। अमित रायचंद के दादा, ओल्ड मास्टर रायचंद, ने एक रेप्यूटेटेड सिचुएशन का आनंद लिया,
जबकि उनके पिता अपने पॉलिटिकल करियर में सफल रहे। अमित का एक बड़ा भाई था जो एक पॉलिटिशियन भी था। इसलिए ओल्ड मास्टर रायचंद हमेशा चाहता था कि उसका सबसे छोटा पोता सिविल सर्वेंट्स के रूप में अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाए और आर्मी को ज्वाइन करे। हालांकि अमित परिवार के लिए एक निराशा ही था और अपने दादाजी की इच्छा तो बहुत दूर थी। उसे ब्लैक संडे बार जैसी घटिया जगहों पर बुरे दोस्तों के साथ घूमना पसंद था, जिससे रायचंद फैमिली को उसकी चिंता होती थी। मेरा नाम रितिका है, रितिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने पिछली लाइफ में वह ब्लैक संडे बार में अमित से मिली थी। उस टाइम वह अपनी गैंग के साथ था और वह भी वहीं थी। उसके बुरे दोस्तों ने उसे कुछ कोकीन के साथ चैलेंज और उसने अपनी नाक से ड्रग्स को सूंघने के लिए मजबूर किया। उस टाइम रितिका को पहले से ही ड्रग्स की भारी लत थी और उसे हर दिन उसकी ड्रग्स की लत से उसे परेशान किया जाता था। जब उसने देखा कि एक और यंग लड़के को उसके दोस्तों द्वारा ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वह एक मजबूत गुस्सा महसूस करने और अमित को उनके साइड में एक खाली वीआईपी कमरे में खींचने से खुद को नहीं रोक सकी। दरवाजा बंद होने के बाद उसने राहत की एक बड़ी सांस ली। सीरियस चेहरे के साथ उसने उसे फटकार लगाई, क्या तुम सच में इतने मासूम हो? तुम मौत को गले लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने दोस्तों की चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तुम इसके लिए अपने लाइफ के साथ पे करने जा रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि वह सामान क्या था? क्या तुमको सच में लगता है कि तुम एक दो सूंघकर फिर बच जाओगे? अमित ने बड़े गुस्से से जवाब दिया, यू बिच, मेरे मामले में दखल देने वाले तुम कौन होती हो? जब वो मुड़ा और जाने ही वाला था, रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक और केवल 10 मिनट के लिए रुको। अगर उसके बाद भी तुम उस हानिकारक सामान को सूंघते रहने का फैसला करते हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। 10 मिनट के बाद रितिका को ड्रग लत होने लगी। उसने शुरू में इससे निपटने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसके लिए खुद को कंट्रोल करना और मुश्किल होता गया। उसका पूरा शरीर सोफे पर लिपटा हुआ था, फिर वह फर्श पर लुढ़कने लगी। यह इतना असहनीय था कि वह अपना ध्यान भटकाने के लिए वहां पड़ी चीजें को फेंकती रही। उसने अपनी सारी गरिमा खो दी और उसने अमित के पैरों को पकड़ लिया। वह उससे भीख मांग रही थी। उसकी ड्रग्स की लत के सीन ने अमित को बहुत डरा दिया था। वह अभी भी ऐसे खड़ा था जैसे कि वह एक गहरी नींद में हो, उसे देख रहा हो। उसके बाद उसने बहुत लंबे टाइम तक उसे ब्लैक संडे बार में वापस नहीं देखा था। अगली बार जब उसने उसे देखा तो वह स्पेशल उसकी तलाश करने आया था। जो उसने उसके लिए किया उसके लिए उसे थैंक्स देना चाहता था। तब से अमित उसके साथ रहने लगा। वह उसकी पीड़ा और तकलीफ को समझता था। जब उसे ड्रग्स के दौरे पड़ते थे तो वह उसके साथ रहता था और फिर उसकी ड्रग्स की लत को दूर करने में उसकी मदद करने का भी प्रयास करता था। हालांकि उसकी लत इतनी तेज थी कि वो कभी सफल नहीं हुआ। तब से उसने अपनी सारी सेविंग्स का यूज उसके लिए कोकीन खरीदने के लिए किया था, जब तक कि वो इलीगल ड्रग्स रखने के आरोप में पकड़ा नहीं गया था। रायचंद फैमिली ने उसका पीछा किया और उसे 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। उसके रिबर्थ के बाद उसे 3 साल पहले अमित से मिलने का अवसर मिला था। वो उसे फिर से उसी रास्ते पर नहीं जाने देने के लिए स्ट्रॉन्ग थी। अमित ने खुली आंखों से उसे देखा। उसकी ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, तुम वर्मा फैमिली की खोई हुई पोती हैं, जो पिछले 15 सालों से सड़कों पर भटक रही थी और अभी हाल ही में वर्मा फैमिली में लौटी है। रितिका ने सिर हिलाया। मम्मा, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? अमित अपनी जीभ से बंधा हुआ था। उसने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, नहीं, कोई बात नहीं। रयुमा सच में कंफ्यूजिंग थी। उन्होंने इतनी कम उम्र की खूबसूरत लड़की को बेशर्मी से भरी एक बुरी स्ट्रीट गैंगस्टर बताया था, जो बदतमीजी से बात करते और बिहेव करते नजर आते थे। मेरी हेल्प के लिए अपनी कदरदानी दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? रितिका ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। अमित थोड़ा नाराज था। ये सिर्फ एक कॉल का जवाब दे रही थी, इसे बड़ी मदद नहीं माना जाता है। तुम्हारी पास मुझ पर एहसान की वापसी के लिए पूछने के लिए क्या है? उद्धरण चिन्ह। रितिका ने साफ रूप से आंसर दिया,
क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है कि एक छोटे से एहसान को बड़ी थैंकफुलनेस के साथ लौटाना? अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो क्या आप अपनी माँ के सवाल को रोक पाते? उद्धरण चिन्ह। अमित अवाक था। थोड़ी देर बाद उसने बिना मर्जी से कहा, बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। ऋतिका ने ऊपर देखा और कहा, मुझे तुम्हारे बाएं कान पर पहने हुए कान के स्टड पसंद हैं। मैं उन्हें अपने इनाम के रूप में लूंगी। 35 क्या सभी अमीर लोग भोले होते हैं? ये 7 ईयर स्टड अमित की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक थे। उनमें से हर एक में एक असली डायमंड था और वे बहुत महंगे थे। उन्हें हासिल करने के दौरान उसने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी और यहाँ तक कि रायचंद फैमिली के मेंबर्स से भी उसे पैसे लूटने पड़े थे। उसकी पिछली लाइफ में उसने ऋतिका के लिए और ज्यादा कोकीन खरीदने के लिए इन सभी कीमती ईयर स्टड को बेच दिया था। अमित गुस्से में था और उसने लड़ाई के मोड में आई बिल्ली की तरह रिएक्ट किया। इसलिए मुझे उन्हें तुम्हें सिर्फ इसलिए देना चाहिए क्योंकि तुम उन्हें पसंद करते हैं। क्या तुम जानती हो क्या इन 7 कीमती ईयर स्टड्स की कीमत कितनी है? वे 20 मिलियन से ज्यादा रेट के हैं। ये गलत है। मैं तुम्हें धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा सकता हूँ। ऋतिका ने लापरवाही से अपना फोन उठाया और उस पर गेम खेलने लगी। तो आप एहसान वापस करने का इरादा नहीं रखते हैं? आप किसी ऐसे व्यक्ति की सराहना नहीं करते हैं जिसने आपको ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद की और इसके बजाय मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं? क्या तुम अब भी अपने आप को एक आदमी समझते हो? अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बेशक मैं एक आदमी हूँ। मैं सिर्फ एक कैजुअल कमेंट दे रहा हूँ। मेरा तुम्हें गिरफ्तार कराने का सच में कोई इरादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एहसान वापस नहीं करना चाहता, ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट बहुत गलत है। वो हकलाता है। ऋतिका आगे बढ़ी और ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी रिक्वेस्ट कैसे गलत है? क्या ऐसा नहीं है कि आप मेरी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं, या मैंने आपसे आपके विवेक के ऑपोजिट काम किया है या कोई इल्लीगल काम किया है? उसने गुस्से वाले स्वर में कहा। नहीं, लेकिन अमित को धीरे धीरे उस विचार के जाल में फंसा दिया गया जिसमें वह चाहती थी कि वो अंदर आए, लेकिन उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। उसके गुस्से वाले स्वर ने और उसकी आंखों में चमक ने उसे गिल्टी फील कराया। उसकी दिल की स्पीड बढ़ रही थी। उसने पहले उस सीन के बारे में अनकंट्रोल तरीके से सोचा जब उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा, जिससे उसे उसके लिए रिग्रेट हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे उससे कुछ भी मांगने का हक है। यदि नहीं तो उन्हें मुझे दे दो। ऋतिका ने अपनी गोरी हथेली को ऐसे बढ़ाया जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। अमित को हर कोई जानता था, जिसमें उसके बुरे दोस्त भी शामिल थे, हमेशा उसके लिए बहुत ही पोलाइट थे। यहाँ तक कि उनके दादाजी, माता पिता और बड़े भाई ने भी उसे प्यार और देखभाल से उसके साथ बिहेव किया था। अपने पूरे लाइफ टाइम में उसके साथ इस तरह का बिहेव नहीं किया गया था और न ही किसी को उससे इतने गुस्से भरे लहजे में बात करते देखा था। वो एक जल में फंस गया था और उसके रिक्वेस्ट को मानने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। बस एक, उसने पूछा। मम्मा हम। ऋतिका ने अपनी हथेली अपने पास रखी। अमित ने उसकी हथेली को देखा। वह लंबी, पतली उंगलियों वाली जेड की तरह गोरी और प्योर था। उसके नाखूनों में साफ नेल पॉलिश थी और अच्छी तरह से बनाए रखा गया था, जो एक सुंदर, हेल्थी गुलाबी रंग को दिखाता है। जैसे ही उसके कान लाल होने लगे, उसने दिल की स्पीड के साथ गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। अपनी आईब्रो उठाते हुए ऋतिका ने पूछा, क्या आप इसे देने के लिए सहन नहीं कर सकते? घबराए हुए उसने रेड डायमंड के कान के स्टड को हटा दिया और उसकी हथेली पर रख दिया। फिर उसने अपनी फीलिंग को छिपाने की कोशिश करने के लिए एक गुस्से वाले स्वर में कहा, ऐसा किसने कहा? ये सिर्फ एक कान का स्टड है। मैं इसे अभी तुम्हें दे रहा हूँ। अभी भी पैनिक मोड में रहते हुए उसकी उंगली उसकी हथेली की सॉफ्ट स्किन के खिलाफ टच की, सॉफ्ट और स्मूथ फील कर रही थी। जैसे उसका दिल उसके मुंह से लगभग बाहर निकल गया, उसके कानों से लेकर उसके चेहरे तक लाली फैल गई। मैं आपकी ईमानदारी देख सकती हूँ, इसलिए मैं इसे काइंडली एक्सेप्ट करूंगी। ऋतिका ने खुशी खुशी ईयर स्टड प्राप्त लिया।
उसने करीब से देखा और ना कही जा सकने वाली मिक्सड फीलिंग की फीलिंग थी। उसने वही रेड डायमंड का ईयर स्टड उसे उसके पिछले जन्म में गिफ्ट के रूप में दिया था। लेकिन जब वह अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसने इसका इस्तेमाल कोकीन खरीदने के बदले में किया। हालांकि उसने इसके लिए कहा था, उसने ऐसा बिहेव किया जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे अमित को हॉटेड महसूस हुई। क्या तुम अमीर वर्मा फैमिली से मिसेस वर्मा नहीं हो? तुम एक लाल हीरे के लिए एक्साइटेड हो गई और किसी ऐसे व्यक्ति की तरह बिहेव किया जो दुनिया में नया और अनएक्सपीरियंस है। आप सही है, मैं नई और अनएक्सपीरियंस हूँ। रितिका को उसके कमेंट से ऐतराज नहीं था। उसने अपने बाएं कान पर लगे ईयर स्टड को हटा दिया और उसकी जगह रेड डायमंड का ईयर स्टड जो अमित ने दिया पहना लिया। आप सही है, मैं नई और अनएक्सपीरियंस हूँ। रितिका को उसके कमेंट से ऐतराज नहीं था। उसने अपने बाएं कान पर लगे ईयर स्टड को हटा दिया और उसकी जगह रेड डायमंड का ईयर स्टड जो अमित ने दिया पहना लिया। जैसे ही अमित को अचानक अपनी आइडेंटिटी याद आई, उसने शर्मिंदगी से मुंह फेर लिया। फिर जैसे ही उसने उसे फिर से देखा और देखा कि वो उसे बिल्कुल नहीं देख रही थी, वो रिएक्ट करना नहीं जानता था। उसके कान पर चमकते हुए नए रेड एयर स्टड को देखते हुए उसने देखा कि ये उसके टाइप से पूरी तरह मेल खाता है, जो उसके अट्रैक्शन को और बढ़ाता है। तुम उसने कांपते हुए रेड हीरे के कान के स्टड की ओर इशारा किया। वो इतना घबरा गया कि वह अपनी बात जारी नहीं रख सका। उसे ये लाल हीरे का ईयर स्टड उसके 16 बर्थडे पर मिला था, लेकिन अब ये किसी और का था। अब ये रेड हीरे का ईयर स्टड मेरा है। इसे वापस पाने के बारे में कभी मत सोचो। रितिका ने उसे घूर कर देखा। उसने मान लिया कि उसे देने के लिए रिग्रेट हुआ होगा और उसे वापस मांगने का इरादा था। मैंने नहीं का इरादा इसे वापस मांगने का नहीं है। अपनी बात पूरी करने की कोशिश करते हुए अमित हकलाने लगा। उसने अचानक अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। यह मुझ पर अच्छा लग रहा है। रितिका अपने आप को निहार रही थी, फोन के माध्यम से अपने रिफ्लेक्शन को देख रही थी। अमित ने अचानक से उसे फिर से देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने महसूस किया कि वह अब तक की सबसे सुंदर लड़की थी। वो किसी भी लड़की की तरह नहीं थी जिसे उसने अपने पूरे लाइफ में देखा था। वह उसकी माँ की तरह सख्त नहीं थी और न ही वह अमीर परिवारों की उन यंग लड़कियों की तरह थी जो हमेशा हर समय एलिगेंस से काम करने की कोशिश कर रही थीं। और वो उन लड़कियों से बिल्कुल अलग थी जो हार्ड मेकअप और परफ्यूम लगाती थी, साथ ही किसी भी आदमी को एक्साइटमेंट से देखती थीं। तुम बहुत भोले हो। क्या सभी अमीर लोग भोले होते हैं? मैंने केवल एक कॉल का जवाब देकर आपकी मदद की और आपने अपनी से मुझे एक डायमंड ईयर स्टड दिया, जिसकी कीमत कुछ मिलियन है। आपके आसपास बहुत से बुरे लोगों की संगति होनी चाहिए जो आपकी गुड बुक्स में शामिल होने की कोशिश कर रही हो, आपसे कुछ आसान मॉनेटरी प्रॉफिट पाने की कोशिश कर रही हो। रितिका ने अपनी कलाई पर वॉच की ओर देखा। यह महसूस करते हुए कि ग्रापी की उड़ान आ चुकी है, वो वीआईपी लाउंज से निकल गई और ग्रापी के आने का वेट करने के लिए वीआईपी वे की ओर चल पड़ी। अमित के दिल का संकट अचानक गायब हो गया। उससे इस तरह बात करने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। इससे उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस तरह से देखेगी, सरकस्म और इंसल्ट से भरा होगी। जब वह बिना पीछे देखे लाउंज से निकली तो उसे खुद पर ही शक होने लगा। ठीक उसी समय उनके फोन की रिंग बजी और उनके विचार वही रुक। जैसे ही उसने कॉल का जवाब दिया, लाइन के दूसरी तरफ का व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे अमित, क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए राजी हो गए हैं। मेरी फ्लाइट 20 मिनट पहले ही आई और तुम्हारी फ़ोन लाइन बिजी थी। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं हैं? क्या तुम अभी अपने बुरे दोस्तों के साथ हो? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ये लोग तुम्हारे पैसे के पीछे हैं, ये तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हैं। यदि तुम उनके साथ घूमना जारी रखते हो तो तुम जल्द ही मुश्किल में पड़ जाओगे। अमित फिर से अधीर हो गया। उसे अपने अंदर से ठंड लग रही थी, मानो उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। तन्मया, क्या तुम चुप रहोगे? मैं अभी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में हूँ।
फ़ोन कटने के तुरंत बाद उसके फ़ोन पर फिर से फ़ोन आया। इस बार बैकग्राउंड में पार्टी के साथ लाउड म्यूजिक था। हेलो, सेकंड यंग मास्टर। आपने कहा था कि आप एक दोस्त को लाने के बाद जल्द ही डिस्को में शामिल होंगे। आप और आपका दोस्त अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? मैंने सबसे अच्छे होस्टेस के साथ सबसे महंगा कमरा बुक किया है। यदि आप नहीं दिखेंगे तो फिर पे कौन करेगा? यह उम्मीद न करें कि मैं आपके लिए बिल का पे करूँगा।